नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। विस्फोट में आज कौन कौन सी खबरें होने वाली है वो मैं आपको बताऊंगी। आज के इस खास कार्यक्रम में आपको कुछ झलकियां दिखाएंगे। साल 2025 में जंग के कुछ खास किरदारों के बारे में भी बताएंगे। दरअसल साल 2025 में दुनिया में जंग के कई फ्रंट्स खुले, कई लोगों को इनमें जीत मिली तो कई ऐसे लोग रहे जिन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। इन किरदारों के प्रदर्शन का विश्लेषण आज हम विस्फोट में करने जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए साल 2025 किस तरीके से खास रहा ये भी बताएंगे, क्योंकि उन्हें कई मोर्चों पर जबरदस्त कामयाबी मिली है। यूक्रेन में रूस की सेना को कई जगह पर जीत हासिल हुई है, तो वही कूटनीतिक लिहाज से भी पुतिन के लिए ये साल काफी खास रहा है। अमेरिका और रूस के रिश्तों में काफी नरमी भी आई है। हमेशा कोल्ड वॉर की बातें होती रही, लेकिन इस बार पूरे साल में कई बार पुतिन और ट्रंप के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। बात हम ज़ेलेंस्की की भी करेंगे, मुख्य किरदार वो भी है यूक्रेन युद्ध के साथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को साल 2025 में जंग के मोर्चे पर कई बड़े झटके लगे हैं। हालांकि इस साल उन्होंने कई कामयाबी भी हासिल की है, जिसमें रूस को टेंशन हो गई है, लेकिन इन सब के बीच ज़ेलेंस्की अपने इरादे पर टिके हुए नजर आते हैं। समझौता करवाने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की किसी भी कीमत पर अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और ये बार बार वो कहते भी रहते हैं। इसके साथ ही हम बात विस्फोट में ट्रंप की भी करेंगे। अब उन्हें कैसे कोई भूल सकता है? अगर युद्ध हो और ट्रंप की याद ना सताए तो ये युद्ध तो यूं ही रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कई युद्ध को लेकर के दावा किया कि उन्होंने युद्ध रुकवाए हैं। और साल 2025 में सत्ता संभालने के बाद से ही ट्रंप ने दुनिया के कई मोर्चों पर शांति स्थापित करने में सफलता हासिल की है। हालांकि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर उन्हें इतनी कामयाबी नहीं मिली है जितनी उन्होंने सोचा था, जितना आसान उन्हें लगा था। इसके अलावा कुछ मोर्चों पर अमेरिका ने भी दुनिया को तनाव दिया है। आज हम ट्रंप के प्रदर्शन का भी विश्लेषण करेंगे और इसके साथ ही बात नेतन्याहू की भी करेंगे। गाजा में लगभग 3 साल से जंग चल रही है, लेकिन इन सब के बीच नेतन्याहू ने जबरदस्त जीत हासिल की। साल 2025 में गाजा में शांति स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम भी उठाया गया है और ट्रंप का जो प्लान था, संयुक्त राष्ट्र ने उसे मंजूरी दे दी और कहा कि ठीक है, अब पीस प्लान की तरफ बढ़ना चाहिए। हमास ने इसके साथ हथियार डालने की बात कही और इजराइल की सेना ने भी यही बात स्वीकारी कि वो हथियार डाल देंगे अगर हमास हथियार डालता है तो। गाजा में बंटवारा भी हुआ और गाजा में ये बंटवारा कुछ लाइनों को लेकर के हुआ है। येलो लाइन तक पहुंच गई है इसकी बात। अब ये शांति स्थापित करने की जो कवायद है वो तेज हुई है। बात हम ईरान की भी करेंगे कि किस तरीके से जंग में इजराइल को सफलता मिली जब ईरान के साथ युद्ध हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर है खामनेई, उनकी बात भी करनी चाहिए। उन्होंने भी मिडिल ईस्ट में कई टेंशन दिए हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान एक ऐसा अहम किरदार रहा है कि यहाँ के लीडर खामनेई सबसे सशक्त नेता बने हैं। साल 2025 उनके लिए बहुत ज्यादा खास नहीं रहा, ये इसलिए क्योंकि ईरान को कई मोर्चों पर शिकस्त झेलनी पड़ी है, लेकिन एक बार फिर से ईरान अपनी ताकत बढ़ाने में लग गया है। अब देखना यह होगा कि क्या साल 2026 में वो सफलता हासिल कर पाते हैं। और चलिए अब करते हैं शुरुआत विस्फोट की। और पहली खबर कहां से जुड़ी हुई है? 2025 में जहां युद्ध हुआ है, बात सबसे पहले यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। पोक्रोवस्क में M1A1 अब्राम्स टैंक पर यह हमला किया गया है। सूमी में भी यूक्रेन की सेना पर यह बड़ा अटैक किया गया है, यानी रूस ने एक बार फिर से ड्रोन अटैक किया है। पोक्रोवस्क में किया है M1A1 से, और इसके अलावा सूमी में भी यूक्रेन ने सेना पर बड़ा हमला कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो सैनिक है वो जगह जगह तैनात है, लेकिन इसके साथ ही आप जो तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मिसाइलें हैं, ड्रोन है, वो एक के बाद एक दागे जा रहे हैं। और फिर से एक बार यूक्रेन के कई क्षेत्रों को निशाना बनाया गया, जिसमें पोक्रोवस्क शामिल है, जिसमें सूमी भी शामिल है। ये तस्वीरें वहीं से निकल करके सामने आई हैं और युद्ध के मोर्चे पर 2025 में ऐसी तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, जिसने ये बताया है कि रूस हो या यूक्रेन है, दोनों ही एक दूसरे को दहला रहे हैं, बार बार अटैक कर रहे हैं और अभी भी ये युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 25 दिसंबर को जिस तरीके से तस्वीरें यूक्रेन से निकल करके सामने आई थी, वो विचलित करने वाली थी कि यूक्रेन में एक बड़ा अटैक किया गया रूस की तरफ से, और उसके बाद किस तरीके से रूस को एक बड़ा नुकसान हुआ था। एक और जानकारी आपको बता देते हैं। खबर यह है कि रूस के रुख से यूरोप में अब टेंशन देखने को मिल रही है। लातविया ने रूस से लगे बॉर्डर पर अपनी फेंसिंग
शुरू कर दी है ताकि उनके यहाँ पर कोई एंटर न कर पाए। 280 किलोमीटर लंबे फेंसिंग का जो निर्माण कार्य है वो पूरा कर लिया गया है। रूस के रुख से यूरोप में टेंशन लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में लातविया में फिर से एक बार जो टेंशन है वो बढ़ी, जिसके बाद बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू किया गया है। दो खबरें आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से रूस है या फिर यूक्रेन है उन पर यह हमला किया गया है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किया गया है तो दूसरी तरफ यूरोप में भी टेंशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि रूस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर किसी को युद्ध में उतरना है तो उतर सकता है, फिर चाहे वो यूरोप हो या नेटो हो। और यही वजह है कि यूरोप में टेंशन देखने को मिल रही है और यूरोप के जो अलग अलग देश हैं उनमें तैयारियां देखने को मिल रही है। इटली में तैयारी देखने को मिल रही है, लातविया में ये तैयारी देखने को मिल रही है। बॉर्डर पर ये जो फेंसिंग का काम है वो किया जा रहा है। 280 किलोमीटर लंबी फेंसिंग का जो निर्माण कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। साल 2025 की अगर मैं बात करूं तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए ये बहुत ज्यादा खास रहा है। यूक्रेन से जंग के कई मोर्चों पर पुतिन ने जीत हासिल की, ये सच है, और यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा भी हो गया, ये भी सच है। बातचीत की टेबल पर पुतिन का पक्ष मजबूत दिख रहा है। पुतिन का गुस्सा फूटा। यूक्रेन दहला, यूरोप सहमा। साल 2025 पुतिन के लिए काफी खास रहा। पिछले करीब 4 साल से चल रही जंग के दौरान पुतिन को अब तक इतनी कामयाबी नहीं मिली थी जितनी उन्होंने साल 2025 में पाई। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। रूसी सेना लगातार अपने मिशन पर आगे बढ़ रही है। रूसी सेना डोनबास, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़पोरिज़िया, खेरसोन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा चुकी है। रूस की रणनीति है कि यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा किया जाए ताकि बातचीत की टेबल पर उसका पक्ष मजबूत रहे। और अब तो ये हालात है कि कीव पर पुतिन का गुस्सा फूट रहा है और पुतिन यूक्रेन के संपूर्ण दहन का आदेश दे चुके हैं। क्रेमलिन की सेना लगातार कोऑर्डिनेटेड हमले कर रही है। जिन इलाकों में रूसी सेना को आगे बढ़ना होता है वहां रूसी एयरफोर्स पहले बमबारी करके दुश्मन के जवानों को पीछे हटने पर मजबूर करती है और फिर खाली हुए इलाकों पर रूस के जवान कब्जा कर लेते हैं। उधर रूस की नेवी भी लगातार ओडेसा समेत आसपास के इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूस की रणनीति है कि यूक्रेन को पूरी तरह से लैंडलॉक्ड देश बना दिया जाए ताकि वो समंदर के रास्ते कारोबार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो जाए। इससे
जहां एक और यूक्रेन को आर्थिक नुकसान होगा तो वहीं दूसरी ओर रूस का क्रीमिया भी सुरक्षित हो जाएगा। रूस लगातार डोनबास क्षेत्र को लेकर यूक्रेन पर दबाव बना रहा है। पुतिन की शर्त है कि डोनबास क्षेत्र रूस को सौंपा जाए, जबकि ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यकीनन यूक्रेन को बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि ऐसा होने पर उसके मारियुपोल और कुपियांस्क बंदरगाह रूस के कब्जे में चले जाएंगे। रूसी सेना फ्रंट लाइन पर लगातार जीत हासिल कर रही है। कुपियांस्क और वोवचांस्क में कब्जे के लिए संघर्ष जारी है। रूस ने कुछ दिन पहले ही पेचिनीही डैम पर हमला किया था। यहां मौजूद सड़क को भारी नुकसान पहुंचा था। यह सड़क यूक्रेन को कुपियांस्क और वोवचांस्क से जोड़ती है। साल 2025 के अंत तक रूस यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर कब्जा जमा चुका है और उसका यह कब्जा अभियान दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। रूसी बारूद की बारिश से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई ज्यादातर इलाके खंडहर बन चुके हैं। जहां एक रूस की सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर रिहायशी इलाकों पर भी कब्जा किया जा रहा है। रूस के हमलों की वजह से साल 2025 में यूक्रेन के लोगों की जितनी मुश्किलें बढ़ी, उतना अब तक इस जंग के दौरान नहीं हुआ। रूसी सेना ने रिहायशी इमारतों के साथ ही पावर प्लांट्स और सेंट्रल हीटिंग प्लांट्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, ताकि लोगों को गिरते पारे के बीच गर्म पानी और भाप की सप्लाई प्रभावित हो। यूक्रेन के कई इलाकों में इन दिनों पारा माइनस में है। ऐसे में एक और बारूदी बारिश से धधकती आग, तो वहीं दूसरी ओर गिरते पारे की ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। साफ है कि पुतिन किसी भी हाल में यूक्रेन पर कब्जा किए बिना मानने वाले नहीं। साल 2025 में रूस की सेना को जबरदस्त कामयाबी मिली और अब माना जा रहा है कि साल 2026 यूक्रेन के लिए नई तबाही लेकर आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पर ही हमले हो रहे हैं, यूक्रेन भी हमले कर रहा है और रूस के तेल कारोबार पर तो यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। रूस की एक वापसी ऑयल रिफाइनरी है जिस पर अटैक किया गया है। यूक्रेन के ड्रोन ने भयंकर तबाही मचाई है और अब ऑयल रिफाइनरी के हालात तो ये हो गए हैं कि वहां से ऑयल रिफाइनरी आधे दामों में बेच करके जो इनके मालिक हैं वो निकलना चाहते हैं, रूस से निकलना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन बार बार ऐसी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बना करके आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं रूस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे व्यापारियों को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। तो आपसे में ये वो ऑयल रिफाइनरी है
इसमें ये भयंकर विस्फोट हुआ है। आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें आग की ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई देंगी। और ये कोई पहली ऑयल रिफाइनरी नहीं है, इसी तरीके से वहां पर हर ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। ये तुआसे में हुआ है जहां पर यूक्रेन के ड्रोन ने भीषण तबाही मचाई। इसके बाद एक बड़ा विस्फोट होता है। ये ऑयल रिफाइनरी की दूर से कैप्चर की गई वीडियोस हैं। इसमें एक भयंकर विस्फोट होता है जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ आग नजर आती है। इसी तरीके से वहां की जो ऑयल रिफाइनरी है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन पर ताबड़तोड़ निशाना बना करके उन्हें तबाह करने की जो तैयारी है वो यूक्रेन की तरफ से की गई थी और वही करते हुए वो नजर आ रहे हैं। उसी के लिहाज से वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ये समझ जाइए कि जहां रूस ये सोच रहा है कि यूक्रेन में सर्दी के वक्त में पूरी तरीके से बिजली सप्लाई को ठप कर दें और उन्हें ठंड में ही जकड़े रहने दें, तो यूक्रेन की जो फिलॉसफी है इस युद्ध में वो इस तरीके से नजर आती है कि आर्थिक तौर पर इन्हें तोड़ देते हैं और उसके बाद रूस कहीं ना कहीं अपने हथियार डाल देगा, ऐसा यूक्रेन का सोचना है। लेकिन ऐसा होते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। पुतिन के लिए साल 2025 कई मायनों से अच्छा रहा है, कूटनीतिक के मामलों से भी अच्छा रहा है और युद्ध में भी काफी अच्छा उनकी तरफ से किया गया है। पुतिन ने साल 2025 में कूटनीतिक मोर्चों पर भी जबरदस्त जीत हासिल की है। जहां अमेरिका से रूस के रिश्तों में नरमी आई है, तो वहीं अमेरिका के नेटो और यूरोप के साथ रिश्ते खटाई में पड़ते हुए नजर आए हैं। पुतिन एक ओर यूक्रेन में भारी तबाही ला रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर पुतिन के गुस्से की वजह से यूरोप टेंशन में है। दरअसल यूरोप मान रहा है कि अगर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो गया तो अगला नंबर यूरोपीय देशों का हो सकता है और यही वजह है कि यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं ताकि रूस को लंबे समय तक जंग में उलझाकर रखा जा सके और यूरोप को अपनी हिफाजत के लिए तैयारी का समय मिल जाए। इस बीच रूस ने कुछ ऐसे कदम भी उठाए जिनकी वजह से यूरोप की टेंशन बढ़ना लाजमी है। रूस ने बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दिए। साथ ही रूस के स्पेशल मरीन कमांडोज भी तैनात किए गए। कैलिनिंग्राड में परमाणु मिसाइल वॉर रेडी की जा चुकी है। बेलारूस में ओरेश्विक मिसाइलें तैनात की जा चुकी हैं। आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक ड्रोन से सर्विलांस की जा रही है। रूस लगातार आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक ड्रोन सर्विलांस के जरिए सूचनाएं जुटा रहा है। अब तक 15 से ज्यादा देशों में रूस की ड्रोन घुसपैठ हो चुकी है। माना जा रहा है कि इसके जरिए रूस जंग संबंधी सूचनाएं जुटा रहा है। हालात ये हो गए कि अब रूस के बॉम्बर और सबमरीन यूरोपीय देशों के करीब पहुंचने लगे हैं। माना जा रहा है कि इस घुसपैठ के जरिए रूस दूसरे देशों की प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं। कुछ दिन पहले ब्रिटेन के एयर स्पेस के करीब एक रूसी बॉम्बर पहुंच गया। हालांकि खबर है कि उसने एयर स्पेस में घुसपैठ नहीं की। इसके अलावा ब्रिटेन के स्टॉकहोम के पास एक रूसी सबमरीन भी पहुंची। रूस लगातार यूरोपीय देशों को उकसा रहा है क्योंकि वो पहले हमले करके और दोषी नहीं बनना चाहता। माना जा रहा है कि रूस के गुस्से का पहला शिकार पोलैंड हो सकता है।
क्योंकि पोलैंड के जरिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई हो रही है। ऐसे में यहां हमला करके यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई लाइन काटी जा सकती है। रूस के निशाने पर बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये सब हो सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी और डेनमार्क भी रूस के निशाने पर आ सकते हैं। रोमानिया भी रूस के गुस्से का शिकार हो सकता है, क्योंकि यहां नेटो देश एक नया हथियारों का स्टोरेज बना रहे हैं। माना जा रहा है कि यहां से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की जाएगी। खबरों के मुताबिक रूस यूरोप के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है। इसके लिए वो स्टारलिंक के सैटेलाइट को तबाह कर सकते हैं। खबर है कि रूस एक ऐसा सैटेलाइट स्टारलिंक की कक्षा में छोड़ सकता है जिससे धातु के छर्रे निकलेंगे। ये एक बादल जैसा आकार बना लेंगे और जैसे स्टारलिंक सैटेलाइट इसके करीब आएगा, ये धातु के छर्रों की वजह से नष्ट हो जाएगा। साफ है कि अगर स्टारलिंक सैटेलाइट को नुकसान हुआ तो यूरोप और यूक्रेन कई हथियार और मिसाइलें फायर होने से पहले ही बेकार हो सकते हैं। उधर पुतिन के गुस्से और ट्रंप के दूर होने का अंदाजा यूरोप को भी है, लिहाजा वो अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है। बताया जा रहा है रूस नॉर्वे के 195 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर जवानों की तैनाती कर रहा है, जबकि रूस फिनलैंड के बीच 1340 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर भी हथियार तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा लातविया में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं, साथ ही जवानों की तैनाती की जा रही है। इसके साथ ही पोलैंड में फाइटर जेट्स तैनात किए जा रहे हैं, जबकि नेटो देशों में 8 लाख जवानों की भी तैनाती की जा रही है। साफ है कि पुतिन साल 2025 के सबसे मजबूत किरदार है, क्योंकि एक ओर तो वो जेलेंस्की को झुकाने की दिशा में कामयाब होते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूरोप और जेलेंस्की के सबसे बड़े मददगार अमेरिका को उनसे दूर करते जा रहे हैं, क्योंकि शांति समझौता नहीं होने के कारण ट्रंप जेलेंस्की और यूरोप से नाराज है और अब उनसे दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रूस को खुली छूट मिल रही है और यूरोप में टेंशन बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और दूसरी तरफ यूक्रेन ने मॉस्को पर भी एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है। रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया है। मॉस्को के करीब 1 लाख लोग इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं। यूक्रेन बार-बार ड्रोन अटैक कर रहा है और ऐसे में रूस की राजधानी मॉस्को पर यह सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है, जिसकी वजह से 1 लाख लोग प्रभावित हुए। ये बताया जा रहा है रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया गया है। रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से तबाह करना चाहता है यूक्रेन और यही उसकी तैयारी है और उसी के तहत वो आगे बढ़ते जा रहा है। अगर आप इन तस्वीरों पर नजर डालेंगे, इन वीडियोस पर नजर डालेंगे, तो ये 2025 के ही ये तस्वीरें और ये वीडियोस हैं जो ये बताते हैं कि यूक्रेन भी किसी से पीछे नहीं रहा है। लोगों ने ये सोचा था, दुनिया ने ये सोचा था कि यूक्रेन कुछ दिन में अपने हथियारों को छोड़ देगा, हथियार रख देगा, उसके पास हथियार खत्म हो जाएंगे। लेकिन यूरोप और नेटो देशों से जिस तरीके से उसे समर्थन मिला, अमेरिका से जिस तरीके से उसे समर्थन मिला, इस वॉर को खींचते खींचते 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। 4 साल पूरे हो जाएंगे आने वाले वक्त में, फरवरी में। और ऐसे में अभी भी यही नजर आ रहा है
कि यूक्रेन की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं। यूक्रेन ड्रोन अटैक का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन अटैक के माध्यम से जो रूस का एनर्जी सेक्टर है उसे तबाह कर रहा है और एक बार फिर से उसने यही किया है। मॉस्को में जब ड्रोन अटैक किया गया तो रूस का जो एनर्जी सेक्टर है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। 1 लाख लोगों को इसकी वजह से फर्क पड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बात करते हैं, जिन्होंने जंग के हालात में यूक्रेन का नेतृत्व किया है, जो किसी भी हालात में रूस को जमीन देने के लिए कतई तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की के लिए साल 2025 काफी कुछ मिला जुला रहा है। कहीं पर उन्हें सफलता मिली तो कहीं पर उन्हें सफलता नहीं। ज़ेलेंस्की का पलटवार। रूस पर करारा वार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के लिए साल 2025 मिला जुला रहा। कई मोर्चों पर यूक्रेन को करारी हार झेलनी पड़ी तो कई जगहों पर यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा झटका दिया। यूक्रेन ने रूस के कारोबार को नुकसान पहुंचाया। रूस के सामरिक ठिकानों पर भारी अटैक किए। रूसी सेना पर जबरदस्त हमले बोले, जिससे रूस को न केवल आर्थिक बल्कि सैन्य मोर्चों पर भी नुकसान उठाना पड़ा। साल 2025 में रूस पर सबसे बड़ा हमला रूस की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली इमारत यानी पुतिन के आवास पर हुआ। नोवगोरोद में पुतिन के आवास पर बहुत बड़ा ड्रोन अटैक किया गया। यहां 91 ड्रोन की बारिश की गई। हालांकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को मार गिरा। रूस के मुताबिक पुतिन पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इस घटना ने जंग के थमने के आसार को बहुत कम कर दिया। पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन पर इस हमले की जानकारी दी और ट्रंप भी इसे लेकर बहुत नाराज हुए। हालांकि यूक्रेन ने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया है। साल 2025 में यूक्रेन की सेना ने एक्सपेरिमेंट भी किए और वो भी सफल रहे। यूक्रेन की सेना ने स्वदेशी और नए हथियारों पर जोर दिया। कुछ दिन पहले ही रूस के नोवोरोसिस्क पोर्ट पर धमाका हुआ और जब पानी का गुबार थमा तो यूक्रेन ने रूस की सबमरीन के तबाह होने का दावा किया।
हालांकि रूस ने इस हमले में सबमरीन को नुकसान होने के दावे को नकार दिया, लेकिन खबर है कि यूक्रेन के दावों में दम था। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने इस मिशन के लिए खास हथियार तैयार किए, सब सी बेबी ड्रोन। इस मिशन के लिए यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने टीम तैयार की। ड्रोन टीम ने सब सी बेबी ड्रोन तैयार किया। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने ड्रोन के लिए तकनीक मुहैया कराई और जर्मनी ने इंटेलिजेंस सपोर्ट उपलब्ध कराया। बताया जा रहा है कि रूस ने नोवोरोसिस्क बंदरगाह को सुरक्षित बनाने के पानी में जाल और पैंटून का नेटवर्क तैयार किया है। लेकिन यूक्रेन के नए हथियार सब सी बेबी ड्रोन ने समंदर के अंदर से पार कर लिया इस हमले से पहले। यूक्रेनी सेना ने नोवोरोसिस्क के येयस्क एयरबेस पर अटैक किया। यहां खड़े टोही विमान IL-38N विमान को तबाह कर दिया गया। दरअसल विमान सबमरीन का पता लगा सकता था। एक बार यह विमान तबाह हो गया और फिर यूक्रेन का ड्रोन अपने मिशन पर निकल पड़ा। यूक्रेन ने रूस के तेल कारोबार को नुकसान पहुंचाने बहुत हद तक कामयाबी पाई। यूक्रेन की सेना ने रूस की कई तेल रिफाइनरियों पर हमला किया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन के जवानों ने काला सागर के किनारे मौजूद क्रास्नोदार में 2 जहाजों पर ड्रोन अटैक किया। खबरों के मुताबिक ड्रोन हमलों से जहाज के डॉक पर आग लग गई, जो जल्द ही एक बड़े इलाके में फैल गई और ये जहाज तबाह हो गए। यूक्रेन ने रूस की नोवोशाख्तिंस्क ऑयल रिफाइनरी पर भी जबरदस्त अटैक किया। जिससे रिफाइनरी के एक बड़े हिस्से में आग लग गई। यूक्रेन ने रिफाइनरी पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया। इन हमलों में टैंक स्टोरेज के साथ ही रिफाइनरी के एक बड़े हिस्से में जबरदस्त आग लग गई। नोवोशाख्तिंस्क रिफाइनरी रूस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां सालाना 50 लाख टन तेल का उत्पादन होता है। इस रिफाइनरी की लुहांस्क से दूरी महज 10 किलोमीटर है। यही वजह है कि यहां से सड़क के जरिए ही रूसी सेना को तेल की सप्लाई होती है। यूक्रेन की सेना लगातार बंदरगाहों को भी निशाना बना रही है, ताकि रूस के व्यापारिक रूट को नुकसान पहुंचाया जा सके। जेलेंस्की के जवानों ने क्रास्नोदार क्राई के तिम युर्क पोर्ट पर जबरदस्त अटैक किया। यहां 2 ऑयल टैंकरों में आग लग गई। यूक्रेन ने पुतिन की कमजोर नस क्रीमिया पर भी जबरदस्त अटैक किया। क्रीमिया के लिपेत्स्क में भी अचानक रूसी सेना के 2 फाइटर जेट्स में आग लग गई। यहां एयरफील्ड में मौजूद सुखोई 30 और सुखोई 27 में आग लग गई। इसमें यूक्रेन की खुफिया एजेंसी HUR का हाथ होने का शक है। तो साल 2025 में जंग के कई मोर्चे पर जहां जेलेंस्की को कामयाबी मिली है, तो वहीं कूटनीति के मोर्चे पर जेलेंस्की को काफी संघर्ष भी करना पड़ा है। जेलेंस्की के नेतृत्व में यूक्रेन पिछले करीब 4 साल से जंग लड़ रहा है।
किसी को भी शायद उम्मीद नहीं रही होगी कि यूक्रेन रूस जैसे शक्तिशाली देश के आगे इतने लंबे समय तक टिक पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। ज़ेलेंस्की लगातार यूरोप और नेटो के नेताओं से मुलाकात कर शांति समझौते के मसौदे पर चर्चा कर रहे हैं। ट्रंप ने पहले 28 बिंदुओं का शांति प्रस्ताव पेश किया, जिसके कुछ बिंदुओं को ज़ेलेंस्की ने नकार दिया, जबकि कुछ पर रजामंदी दे दी। इसके बाद जंग के भड़कने की आशंका जताई गई। ज़ेलेंस्की ने यूरोप के नेताओं से मुलाकात की। बातचीत के दौरान शांति प्रस्ताव को 20 पॉइंट्स का कर दिया गया, जिसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे रहे जिन पर रूस कभी भी रजामंद नहीं होता। काफी जद्दोजहद के बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच फ्लोरिडा में मुलाकात हुई। शांति प्रस्ताव पर करीब 95% तक सहमति बन गई। कुछ बिंदुओं पर 100% सहमति बनी, तो कुछ पर चर्चा जारी है। इस पूरी कवायद में एक चीज कॉमन है, वो ये कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन की जमीन किसी भी कीमत पर रूस को देने को तैयार नहीं, जबकि रूस डोनबास की जमीन पर अपना कब्जा चाह रहा है। हालांकि इस बार ज़ेलेंस्की ने जमीन सौंपने के लिए यानी जनमत संग्रह की बात कही है, लेकिन रूस इस पर तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की लगातार यूरोपीय देशों से मिले हथियारों से जंग में बने हुए हैं। इसके अलावा वो स्वदेशी हथियारों के प्रोडक्शन पर भी जोर दे रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि अब नेपच्यून जैसी स्वदेशी मिसाइल रूस के लिए सिरदर्द बन रही है। खबरों के मुताबिक क्रीमिया पर नेपच्यून मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, जो रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जाहिर है कि ज़ेलेंस्की भी साल 2025 में एक सशक्त नेता के रूप में उभरे। हालांकि वो कितने कामयाब होंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस यूक्रेन जंग में 2025 का साल कैसे रहा है, अब बात हम अमेरिका की कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी सेना का भी कैरेबियन सागर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। ये किसके खिलाफ हो रहा है? ये वेनेजुएला के ड्रग्स कार्टेल पर हमले के खिलाफ हो रहा है। हमले की जो ड्रिल है उसे लेकर के किया जा रहा है। स्पेशल फोर्सेस ने शिप पर अटैक की जो प्रैक्टिस की है वो भी नजर आ रही है वेनेजुएला को लेकर के। हालांकि अमेरिका ने अब ये स्वीकार कर लिया है कि उसकी तरफ से घुसपैठ की गई वेनेजुएला में, उसने वहां पर भी ड्रग्स कार्टेल पर शिकंजा कसा है। ये उसकी तस्वीरें ड्रिल की, जो अमेरिकी सेना की तरफ से ये ड्रिल की जा रही है, ये वो तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि किस तरीके से अमेरिका बार बार ये तैयारी कर रहा है। और वेनेजुएला को बार बार ये चेतावनी दी गई, वहां के राष्ट्रपति मादुरो को ये चेतावनी दी गई कि आप देश छोड़ करके चले जाइए, आपको सेफ पैसेज भी दिया जाएगा। लेकिन कैरेबियन सी में बार बार जो अमेरिका की तैयारी है वो कुछ इसी तरीके से देखने को मिलती है। जो उनकी नौसेना है वो उतरती है, ड्रिल करते हुए नजर आती है, कभी आसमान से हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतरती है, तो कभी इस तरीके से यहाँ पर ये ड्रिल होती है। अब ये जो स्पेशल फोर्सेज है उन्होंने शिप पर अटैक की जो प्रैक्टिस है वो की है। हालांकि एक वीडियो भी सामने आया था कि किस तरीके से इनके जो कमांडो है अमेरिका के, वो उतरते हैं एक जहाज पर और बताया ये जाता है कि वो जो जहाज था वो वेनेजुएला का था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में भी बात कर लेते हैं। 2025 में वो भी एक मुख्य चेहरा रहे हैं, जिन्होंने साल 2025 में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और साल भर में उन्होंने दुनिया भर में कई जगह शांति स्थापित करने में मदद की, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि कुछ जगहों पर ट्रंप ने दुनिया को टेंशन भी दी है। डोनाल्ड ट्रंप, ये वो नाम है जिसे पूरी दुनिया में ताकत का पर्याय माना जा सकता है, जिनकी बात काटने की हिमाकत शायद ही कोई कर पाए, जिनसे दुश्मनी लेने का मतलब है
अपने वजूद को ही खतरे में डाल देना। साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, जिसके बाद से ही उन्होंने दुनिया में एक ओर जहां शांति स्थापित करने की कोशिशें की, तो वहीं दूसरी ओर कुछ फ्रंट्स पर दुनिया को टेंशन में डाल दिया। रूस यूक्रेन जंग। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने दावा किया था कि वो इस जंग को कुछ दिनों में ही रुकवा देंगे, लेकिन उनके दावे हवाई साबित हुए और बाद में उन्होंने खुद ही माना कि वो इस काम को जितना आसान समझ रहे थे, वास्तव में उतना आसान नहीं था। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को 28 बिंदुओं का शांति प्रस्ताव भेजा, जिसमें यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी समेत कई पॉइंट्स थे, लेकिन यूक्रेन ने उसे नकार दिया और यूरोपीय नेताओं के साथ मिलकर उसे 20 पॉइंट का बना दिया। इसमें ट्रंप के मसौदे के कुछ बिंदुओं पर कैची चला दी गई तो कुछ को नकार ही दिया गया। नतीजा ये हुआ कि ट्रंप ज़ेलेंस्की से नाराज हुए, जिसका असर यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई पर भी पड़ा और ट्रंप यूरोप पर भी भड़के और नेटो से भी पीछे हट गए। अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेनाएं हटाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने नेटो को कहा नॉट अ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। थाईलैंड कंबोडिया जंग। ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति वार्ता में अहम भूमिका निभाई। आखिरकार दिसंबर में दोनों देशों के बीच जंग के बादल थमे और सेनाएं बंकरों में लौट गईं। ईरान से जंग। अमेरिका ने जून में इजराइल और ईरान के बीच हुए संघर्ष में अहम भूमिका निभाई। इजराइल और ईरान के बीच जून में 12 दिनों तक युद्ध चला। इस दौरान अमेरिकी विमानों ने भी ईरान की परमाणु साइट पर अटैक किया। दावा किया गया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी पीछे चला गया। हाल ही में नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान भी ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने की हिमाकत करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वेनेजुएला फ्रंट। अमेरिका ने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला पर ड्रग्स कार्टेल को संरक्षण देने का आरोप लगाया और अमेरिकी सेना वेनेजुएला के बॉर्डर तक पहुंची। वेनेजुएला की जल सीमा के पास अमेरिकी जंगी जहाजों ने लंगर डाल दिया और अमेरिकी जवानों की ड्रिल चालू हो गई। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर ड्रग्स कार्टेल को संरक्षण देने का आरोप लगाया और उन्हें सत्ता से हटाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने मादुरो को देश और पद छोड़ने के लिए कहा, साथ ही उन्हें दूसरे देश जाने के लिए सेफ पैसेज देने की बात भी कही। हालांकि अमेरिका की ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ शुरू हुई ये लड़ाई जल्द ही तेल के खेल में बदलती नजर आई, जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर अमेरिकी संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया और वेनेजुएला के तेल के कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया।
अमेरिका ने वेनेजुएला से आने और जाने वाले तेल के टैंकरों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। उन पर रोक लगाई गई, उन पर कब्जा किया गया, यहाँ तक कि उन्हें अमेरिका तक ले जाया गया। वेनेजुएला ने भी अमेरिका को जवाब देने की तैयारी तो की, लेकिन अमेरिका की सेना के आगे वेनेजुएला की हस्ती कुछ भी नहीं। हालांकि उसे रूस और चीन का सहारा है, लेकिन वो भी अमेरिका के खिलाफ कितना साथ दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। साफ है कि ट्रंप के लिए साल 2025 एक मिला जुला साल रहा। उन्हें कई फ्रंट्स पर अच्छी सफलता मिली, तो कुछ मोर्चों पर उन्हें नाकामी हासिल हुई। अगर बात साल 2025 के जंग के किरदारों की हो तो नेतन्याहू को कोई भला कैसे भूल सकता है, जिनके लिए साल 2025 बेहतर रहा है। उन्हें कई मोर्चों पर सफलता मिली। अब आइए आपको दिखाते हैं कि उन्हें कहां-कहां कामयाबी हासिल हुई। इजराइल मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर मुल्क, जिसने अपनी ताकत के दम पर पूरे अरब जगत में दहशत फैला रखी है। हालात ऐसे हैं कि आज हर मुल्क सिर्फ इजराइल को धमकी देता है। उस पर हमले की जुर्रत करना सबके बस की बात नहीं है, और इसके सबसे बड़े और ताकतवर नेता हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू के लिए साल 2025 कामयाबी भरा रहा। उन्हें जंग के फ्रंट्स पर जबरदस्त कामयाबी मिली। गाजा, नेतन्याहू को हमास के खिलाफ संघर्ष में जबरदस्त कामयाबी मिली। इजरायली सेना के हमलों की वजह से हमास के कई बड़े नेता मारे गए। गाजा से लेकर विदेशी धरती तक इजराइल के जवानों ने बड़े आतंकी नेताओं को ढेर किया या उनकी हत्या का प्रयास किया। इजराइल के हमलों की वजह से हमास ने अपने नेताओं की सुरक्षा काफी बढ़ा दी। हालात ऐसे हो गए कि हमास के वरिष्ठ कमांडर्स को भी आदेश जारी करना पड़ा। इन गाइडलाइंस के मुताबिक हमास नेताओं को किसी भी बैठक को एक ही जगह नहीं करना है। टाइम और लोकेशन को लगातार बदलते रहना जरूरी कर दिया गया, ताकि कोई सूचना लीक भी हो जाए तब भी इजरायली उन्हें ट्रैक नहीं कर पाए। मीटिंग लोकेशन पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने पर पूरी तरह रोक। इनमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, वाईफाई राउटर और एसी भी शामिल है। खबर है कि बड़े नेताओं ने निर्देश जारी किए कि मीटिंग की जगह से कम 70 मीटर की दूरी पर सभी इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल डिवाइसेस नहीं होंगे और किसी भी बैठक से पहले लोकेशन की अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए। साल 2025 के जंग के जो बड़े किरदार रहे, आपने उनके बारे में जान लिया। अब कल फिर होगी आपसे विस्फोट में मुलाकात नए साल के साथ और नए किरदारों के साथ। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।